गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसा फील हो रहा है? जीओसी आपका फिनिश हो गया है। मतलब आज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट जीओसी इज डन नाउ। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी। ठीक है। टुडे विल बी अ लाइट लेक्चर। 1 घंटे के अराउंड लेक्चर होगा आपका जीओसी का। कल आपका जीओसी फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम स्टॉप नहीं करेंगे। हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो भले ही आपकी दिवाली की छुट्टियां लग रही होंगी, पर शायद मैं दिवाली की छुट्टियों में भी क्लास लूंगा। ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटो के बैकग्राउंड में कौन था? अरे हट। इंस्टाग्राम पे फोटो के बैकग्राउंड में कोई और टूरिस्ट जो लोग वहां गए होंगे उनकी गलती से फोटो आ गई। अब क्या करें? तुम्हारा नजर वहां क्यों है? तुम्हारा नजर सामने एक स्मार्ट आदमी पे क्यों नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने कर ली थी। अभी हम बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन करने वाले हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन में मैंने कल कुछ लिखवाया था आरेही, उसी तरह कार्बोनाइन में भी आरेही लगता है। उसी तरह कार्बोनाइन में भी आरेही लगता है। रेडी है? चलिए, तो कार्बोनाइन में आरेही लगता है। सबसे पहले आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक है तो वो हाईली स्टेबल है। उसके बाद एरोमेटिक के बाद अगर नेगेटिव चार्ज आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस में है, अगर नेगेटिव चार्ज आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, तो फिर वो सेकंड हाईएस्ट स्टेबल होता है। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई तीसरा चीज जो और अच्छा चीज है कि रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस स्लैश मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। रेजोनेंस स्लैश मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। कि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, मतलब -m लग रहा होगा, तो कार्बोनाइन स्टेबल होगा। ठीक है बेटा। चलो अब देखो, रेजोनेंस मेसोमेरिक के बाद आपके पास हाइपर कंजुगेशन, अगर -h लग रहा होगा। अब हाइपर कंजुगेशन आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसी में आता है वो। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा कि उसके बाद आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट, -i। ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहां पे आ जाएगा, या तो -r बोलो या तो -m बोलो, -h। उसके बाद सबसे वीक हो जाता है -i। उसके साथ ही आप देखो कि +i इसको बेटा अनस्टेबल करेगा, +h और अनस्टेबल कर देगा। उसके बाद +m या +r बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। नाइन्थ कैटेगरी आता है कि अगर वो एंटी एरोमेटिक बना रहा है तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। एरोमेटिक से स्टेबिलिटी, एंटी एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक से सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट का बेटा यहां पे ना पूछा करो, टेस्ट स्टडी मटेरियल पूछा करो, यहां पढ़ाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक में अब आपके पास जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के लिए कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। ठीक है ना। आपको क्या बताना है? सिंपल स्टेबिलिटी बताना है किसका? कार्बोनाइन का। और आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है कि मैं आपको बेटा बताऊं, दिस इज बेसिकली CH2- और यहां पे NO2 लगा हुआ है। सिमिलरली आपके पास दिस इज व्हाट, CH2- और यहां पे Cn लगा हुआ है। दिस इज मेरे प्यारे दोस्तों, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? दिस इज CH2- और यहां पे आयोडीन लगा हुआ है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, CH2- और आपके पास CH3 लगा हुआ है। आपको स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन बताना है। एंटी एरोमेटिक दोनों का अनस्टेबल करता है, हाँ ऋषि दोनों का ही अनस्टेबल करता है। ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी का। यहां पे देखोगे मेटा पे बेटा सब जगह इंडक्टिव लग रहा है। मेटा पे एवरीवेयर इंडक्टिव लग रहा है। ठीक है। मेटा पे हर जगह इंडक्टिव लगता है।
NO2, फिर साइनाइड है, फिर आयोडीन है और फिर मिथाइल है। तो आप देखेंगे मिथाइल तो हमेशा प्लस आई लगाता है, अनस्टेबल करेगा। NO2 का माइनस एम इन चारों में से सबसे ज्यादा ना, NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, इंडक्टिव ही लगता है मेटा पे, माइनस एम तो सोचना भी नहीं है। इसका माइनस आई ऑर्डर मैंने लिखा रखा है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा इसका माइनस आई आता है, फिर हेलोजन का माइनस आई तीसरे नंबर पे आता है, और ये तो उल्टा अनस्टेबल कर दे रहा है, प्लस आई लग रहा है। बहुत इजी। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे आपको बताऊं, अगर मैं बेटा सेम क्वेश्चन को, इफ द सेम क्वेश्चन आई एम सेइंग, ये देखोगे ये हो जाएगा बेटा आपके पास CH2 माइनस, और यहां आ जाएगा NO2, फिर आ जाएगा आपके पास क्या है ऊपर, दिस इज व्हाट, दिस इज CH2 माइनस, और यहां पे आ जाएगा CN, यहां पे फिर CH2 माइनस, और यहां पे आ जाएगा आपके पास आयोडीन। सेम क्वेश्चन को, सेम ग्रुप को, सारी चीजें सेम है, बस पोजीशन चेंज कर दिया है ग्रुप्स का। आइए, ओनली द पोजीशन इज डिफरेंट, नाउ आंसर डिफरेंट हो जाएगा, करके देखो। आंसर डिफरेंट होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पहले आप क्वेश्चंस में अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्या लगेगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। गौरव, अर्चना, खुशी, यहां पे आओ। जैसे ही आप आओगे, ये नेगेटिव चार्ज है, NO2 इस बार पैरा पोजीशन पे लग रहा है, ऑर्थो पैरा पे मीजोमेरिक लगता है, और यहां पे NO2 के पास चूंकि पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, माइनस एम लगेगा। सिमिलरली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N के पास पाई बॉन्ड लगेगा, माइनस एम लग रहा है। सिमिलरली हेलोजन के लिए माइनस आई लग रहा है। सिमिलरली मिथाइल के लिए आप देखोगे तो प्लस एच लगता है। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है बेटा, यहां पे प्लस एच लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो ये तो अनस्टेबल कर रहा है। बाकी इन दोनों में माइनस एम किसका ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रो निगेटिव का माइनस एम ज्यादा होता है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना था, बताया हुआ था। NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा था, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। सो द थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे रहेगा, थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे रहने वाला है वो ऐसा ही है, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, यहां पे माइनस चार्ज है। सिमिलरली यहां पे ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और यहां पे CH2 माइनस चार्ज है। बताइए इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप मुझे बताओ एक बार फटाफट से, B ग्रेटर देन A या A ग्रेटर देन B, या फिर 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, फटाफट से बताओ। तो जैसे आपने देखा यहां पे पहला जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है, दिखा आपको, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट रेजोनेंस है, और ऑड पाई बॉन्ड है, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन है। माइनस आई माइनस एच क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अनीशा पूछ रही कि सर फर्स्ट वाले में एम क्यों नहीं लग रहा, बेटा मेटा पर इंडक्टिव लगता है, मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है। यहां पे आ जाओ, सर ये एरोमेटिक है, 3 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड पहले से हैं, और 2 पाई बॉन्ड पहले से है, और ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन भाई ये भी यहां पे रिंग एरोमेटिक है, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक में नहीं है। दिस इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द रिंग, एंड दिस इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो ये एरोमेटिक है और ये नॉर्मल रेजोनेंस है, तो एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, ये नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है। अगला सवाल जो आपका आने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडी रहेंगे आप सब लोग अपने अपने सवाल के साथ, देखिए ठीक है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ये नया सवाल, अब देखो आपके पास मैंने दिया साइक्लोहेक्सेन, यहां पे डबल बॉन्ड O दे दिया, यहां पे माइनस चार्ज दे दिया, और यहां पे पाई बॉन्ड है। सिमिलरली आप देखोगे तो यहां पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पे नेगेटिव पाई बॉन्ड है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलर कंडीशन आपके पास देखा गया, पाई बॉन्ड है, बस
सब कुछ सेम है, कंपाउंड सेम है, मैंने पोजीशन चेंज किया है, इसी में दिमाग लगाना है आपको। मेटा पे प्लस एच बेटा हाइपर कंजुगेशन एंड मीजोमेरिक ऑर्थोपेरा पे लगता है, मेटा पे केवल इंडक्टिव लगता है। ठीक है, मेटा पे केवल इंडक्टिव लगता है। हाइपर कंजुगेशन एंड मीजोमेरिक ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन ऑर्थोपेरा पोजीशन। नेक्स्ट कंडीशन, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्रेटर देन 2 इसमें ठीक है, इसमें बताइए। हाँ 2 1 3 कई लोगों का जवाब आया है, देखते हैं आगे। 1 3 2 भी जवाब आया है, ठीक है। और चलो 1 3 2 कितने लोगों का है, टेल मी। 1 3 2 जिसका है, अगर आपका 1 3 2 है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है वो गधेड़ो। 1 3 2 हाँ 2 1 3 कितने लोगों का है? अच्छा 2 3 1 भी है, बहुत बढ़िया। डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल सम्मान देना है ना। 2 3 1 गलत जवाब है। 2 1 3 जो आप लोग लिख रहे हो दैट इज करेक्ट, ठीक है। 2 1 3 पहले आंसर लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। 2 1 3 और वैसे इतना आसान गधेड़ो इस ये भी नहीं हो रहा तुमसे, इधर आओ। पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक रेजोनेंस दिख रहा है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, आप देखोगे तो कंप्लीट रेजोनेंस है यहां से यहां तक भाई, कंप्लीट रेजोनेंस है इस पार्ट में। अब यहां आओगे तो भाई यहां पे 2 के बाद 1 आएगा, पाई सिग्मा पाई, ये क्रॉस कंजुगेशन है, ये इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है और ये पाई सिग्मा चार्ज इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है। दिस इज क्रॉस कंजुगेशन, इफ यू कैन फील। लेफ्ट से भी रेजोनेंस है, राइट से भी रेजोनेंस है। दिस इज लीनियर कंजुगेशन, दिस इज क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर इज वे बेटर देन क्रॉस, लीनियर ज्यादा स्टेबल है क्रॉस से, और वो तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो थर्ड तो अनस्टेबल हो गया। ये लिख लो आप इसको हिंट में कि दिस इज लीनियर कंजुगेशन, सेकेंड वाला। और ये मैंने रेजोनेंस को दौरान पढ़ाया हुआ है कि लीनियर कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन से कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हुआ, सही हुआ आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपको लेके जा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज, यहां पे देखोगे C6H5 होल थ्राइस C माइनस चार्ज, CH3 होल थ्राइस C माइनस चार्ज, और फिर आप देखोगे CH3 पे माइनस चार्ज। चलो A B C और D करिए, A B C और D फटाफट से करना है। आ जाओ। ये नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर, sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, पहली बात। दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। C6H5 का मतलब बेटा ये बेंजीन है, तो ये नेगेटिव चार्ज 3 बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तीनों में रेजोनेंस करेगा। यहां पे तो प्लस हाई लगा के अनस्टेबल कर दिया, और यहां पे बेटा कुछ भी नहीं लग रहा है, दैट इज सिंपल कार्बन नेगेटिव चार्ज। अब आ जाओ, इन दोनों में आप 1 और 2 में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल। 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, गुड वर्क, क्योंकि 3 रेजोनेंस हो रहा है, 3 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो बेटा 1 नहीं 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहीं पे तो रेजोनेंस हो रहा है। आप इसके नीचे लिख भी सकते हो कि यहां पे 3 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, 2 इज अ गुड थिंग। अब आता हूं 1 की 3 की 4। अब आएगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। sp कार्बन 3.2 होता है इसका, 2.75 होता है इसका, 2 के बाद 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आओ 3 और 4 में। 3 तो अनस्टेबल कर रहा है, 4 में एटलीस्ट अनस्टेबल नहीं हो रहा। 3 में 3 प्लस आई लग के अनस्टेबल कर रहा है, 4 अनस्टेबल नहीं हो रहा है, तो 2 1 4 3 इज अ गुड, 2 1 4 3 बहुत अच्छा किया आपने। चलिए नेक्स्ट कहानी मैं आपको बताता हूं। C ट्रिपल बॉन्ड C के बाद आइए यहां पे आ जाते हैं। CH2 माइनस से अगर Cl जुड़ा है, CH2 माइनस से बेटा Cn जुड़ा हुआ है, CH2 माइनस पे आपके पास NO2 जुड़ा हुआ है, CH2 माइनस पे आपके पास CH3 जुड़ा है। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, यहां देखोगे CH2 माइनस पे Cl जुड़ा है, CH2 माइनस से Cn जुड़ा है। अब आपको ऑर्डर मैंने लिखा दिया, अरे ही लगाना है, एरोमेटिक है,
इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, फिर आपके पास हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव है, माइनस आई माइनस एम माइनस एच स्टेबिलिटी करते हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई अनस्टेबल। 2143 CHC में माइनस एम आ गया सर क्या? नहीं बेटा, ये माइनस एम नहीं है, ये रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है। माइनस एम ग्रुप के लिए एक स्पेशल ग्रुप का लगना जरूरी है, माइनस एम लगने के स्पेशल ग्रुप का होना जरूरी है। 3214 सबका आ रहा है क्या? 3214 गुड, मैं भी देख लेता हूं। NO2 लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा NO2 यहां पे लगा रहा है, ये माइनस एम तो नहीं लगा रहा, अगर आपको वो है तो ये माइनस आई लगा रहा है। NO2 का माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि माइनस एम लगने के लिए रेजोनेंस का होना जरूरी है, जो कि नहीं है। अच्छा, उसी तरह फिर आएगा साइनाइड का माइनस आई, ऑर्डर आपको पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फिर वीक, तो 3 फिर आ जाएगा 2। फिर हैलोजन अपना माइनस आई लगाता है, जग जाहिर है हैलोजन कहीं भी माइनस आई ही लगाएगा। और लास्ट वाला अनस्टेबल प्लस आई की वजह से मैं पानी पी लेता हूं, मेरा गला थोड़ा खराब है। चलो, तो यहां पे आपके पास ये CH2ClCl हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके पास आता है, जैसे मान लो आपके पास मैंने लगा दिया बेंजीन और सिंपल मैंने CH2 माइनस लगाया, फिर मैं आया यहां पे बेंजीन, ऊपर मैंने CH2 माइनस लगा के बेटा क्या लगा दिया? CH3। फिर से मैंने लगाया यहां पे बेंजीन, ऊपर बेटा मैंने लगाया CH2 माइनस और यहां पे लगा दिया NO2। फिर मैंने यहां पे लगाया CH2 माइनस और आपके पास क्या लगा दिया? OCH3। चलिए कम ऑन, डू द वर्क। 3214 या 3124। CH3 में मीजोमेरिक क्यों नहीं लगता है बेटा? मीजोमेरिक के लिए या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एटम पे, प्लस एम लगाएगा, या तो पाई बॉन्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, माइनस एम लगाएगा। इसके बाद बाकी CH3 में ना ही लोन पेयर है, ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो, सारे सवाल होंगे। बहुत ही खतरनाक गला पकड़ा हुआ है। आइए यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये NO2 अब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस जहां होगा वहां पे माइनस एम लगाएगा। OCH3 में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये प्लस एम लगाएगा। CH3 में बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन हाइपर कंजुगेशन लगाता है, प्लस एच लगाता है। और यहां पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, यहां पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपके पास, जैसे ही मैंने देखा 3 में तो सबसे स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इफेक्ट स्टेबल कर रहा है। ये दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं, बट ये एटलीस्ट अनस्टेबल तो नहीं हुआ, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, अनस्टेबल नहीं हो रहा, तो 3 के बाद आ जाएगा 1। अब 2 और 4 में दोनों ही अनस्टेबल करेंगे, 2 और 4, बट मीजोमेरिक स्ट्रांग है, इस वजह से बेटा ये वीक इफेक्ट हो गया। मीजोमेरिक स्ट्रांग है तो इसको बहुत वीक कर दिया, बहुत अनस्टेबल कर दिया। ठीक है, तो फिर आएगा आपके पास मीजोमेरिक वाला, तो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, एंड दिस इज अ वे। मीजोमेरिक सबसे स्ट्रांग इफेक्ट है और वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, सबसे ज्यादा वीक कर दिया इसको। चलो आपके पास में जैसे ये रहा नाइट्रोजन, एंड वी हैव, ये रहा नाइट्रोजन, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बेटा यहां पे आ गया नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये है नाइट्रोजन और यहां पे आ गया आपके पास OH मान लो, चलो, और यहां पे भी लगा दो OH और यहां पे लगा दो नेगेटिव चार्ज। और एक काम करो, ये इतना बढ़िया बेहतरीन, मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, सिंपल नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब मैं, चलो ठीक है, सोचो थोड़ा सा, ब्रेन स्ट्रॉम करो। प्लस एच में अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं ना? यस, प्लस एच में आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हो। चलो, तो यहां पे जैसे ही आपने देखा कि भाई माइनस चार्ज को आपको बताया है कार्बन डबल बॉन्ड O क्या लगाता है आपके पास, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि डेल्टा प्लस यहां पे दिख रहा है, डेल्टा प्लस दिख रहा है।
ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए बेटा दो दो विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा आपके पास स्टेबल हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ माइनस आई लगाता है, कितनी बार बता रखा है, प्लस चार्ज है, खींचेगा, खींचेगा मतलब माइनस आई लगा देगा। अब यहां पे बेटा एक ही आपके पास क्या लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक ही माइनस आई लग रहा है। उसके बाद अब देखो यहां पे दो OH है और यहां पे कुछ भी नहीं है। भाई ऑक्सीजन है तो एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा, खींचेगा तो 3 हो गया और फिर 4 हो गया। कार्बन सिंगल बॉन्ड O है यहां पे, और यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O है। ये ज्यादा इंडक्टिव हो गया, ये कम इंडक्टिव हो गया, इसीलिए 2 से कम हो गया 3 का। 4 में तो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक आपके पास जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, CH2 माइनस CHO लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहां CH माइनस से C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है, यहां पे CH माइनस से C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। और जैसे 2 क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड रुको, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन C डबल बॉन्ड O, यहां पे H लगा हुआ है, यहां पे CH माइनस लगा हुआ है एंड C डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है, तीसरा। चौथा में आपके पास CHO, यहां पे कार्बन माइनस चार्ज और यहां पे CHO और यहां पे CHO लगा हुआ है। चलो करो आप, 4 आपके पास ऑप्शंस है, 1 2 3 4, कंपेयर। एक बार मैं भी देख लूं। COCH3 COCH3, ठीक है। देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज को 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप घेरे हुए, फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप घिरे हुए, तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड में रेजोनेंस भी है, थर्ड में रेजोनेंस कहां से आया भाई, रेजोनेंस तो 1 2 में था, ठीक है, रेजोनेंस तो थर्ड में कहां से आया। चलो नेक्स्ट कहानी, यहां पे आ जाओ, फोर्थ कंडीशन में 3 C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 और 2 की बात करते हैं, तो 3 में C डबल बॉन्ड O ज्यादा लगा हुआ है, मतलब यहां भी 2 C डबल बॉन्ड हो, यहां C डबल बॉन्ड हुआ है, बट यहां पे प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल करेगा। यहां पे हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, हाइड्रोजन का 0 इंडक्टिव इफेक्ट होता है। 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। 2 क्यों कम हुआ 3 से बता दिया मैंने, क्योंकि मिथाइल का प्लस आई इधर भी लग रहा है, प्लस आई उधर भी लग रहा है। नेगेटिव चार्ज को प्लस आई अनस्टेबल करता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्लस एम नहीं दिखाएगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और बेटा रेजोनेंस नहीं है, इसलिए रेजोनेंस के बिना मीजोमेरिक सोचना गुनाह है बेटा, रेजोनेंस के बिना मीजोमेरिक सोचना गुनाह है। रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, मीजोमेरिक कैसे होगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज आप लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। आपके पास कार्बोकेटाइन कार्बन आयन ये सब बन चुका है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन वगैरह बन चुका है। आइए एसिड और बेस का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दें तो देखो, यहां पे 3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे 1 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर 3 और 2 की बात करते हैं, 2 में प्लस आई भी लग रहा है, तो अनस्टेबल भी कर रहा है, तो 2 कम हो गया एज कंपेयर टू 3। 3 में केवल 2 माइनस आई लग रहा है, यहां पे 2 माइनस आई के साथ साथ 2 प्लस आई भी लग रहा है, तो अनस्टेबल हो गया। तो 3 स्टेबल होगा, फिर 2 और फिर 1 में तो आपके पास आ ही गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी आप देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको मैंने बता रखा है कि भाई सबसे पहले जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, रिमूव H+। पहला कहानी कि आप H+ रिमूव करो, H+ रिमूव करने के बाद फॉर्म कार्बन आयन, रिमूव H+ एंड फॉर्म रिमूव H+ एंड फॉर्म कार्बन आयन। 1 सेकेंड, इसके पहले वाला भी बता देते हैं। आ जाओ यहां पे, भाई यहां पे 2 C डबल बॉन्ड O लग रहा है, 2 माइनस आई लग रहा है, यहां पे 1 C डबल बॉन्ड O लग रहा है, 1 माइनस आई लग रहा है,
यहां पे C सिंगल बॉन्ड O लग रहा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका माइनस आई कम होता है। भाई डबल बॉन्ड है, माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड O, कार्बन सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सिंगल बॉन्ड है, कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन यहां पे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म कार्बन आयन। अब कार्बन आयन बनाने के बाद द मोर स्टेबल कार्बन आयन हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे लिख लीजिए नेक्स्ट इज कि कार्बन आयन आपने बना दिया, मोर स्टेबल कार्बन आयन मीन्स मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा मीन्स मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल कार्बन आयन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर स्टेबल कार्बन आयन मीन्स मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आइए, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन इसका मतलब है ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of carbon ion. Acidic strength is directly proportional to stability of carbon ion. ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ेगा, उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो, जो जल्दी कार्बन आयन बना वो जल्दी एसिडिक होगा, क्योंकि कार्बन आयन क्यों बना? क्योंकि H+ रिलीज कर रहा है। ठीक है, डीएनपी रूल उसमें नहीं लगेगा। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। उसके बाद के मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में नहीं पूछेगा आपसे कि आप कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन में पूछेगा कंपेयर द Ka वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये Ka pKa आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa and inversely proportional to pKa। क्वेश्चन ऑर्गेनिक का होगा और यूज हो रहा होगा कंपेयर Ka वैल्यू, कंपेयर pKa वैल्यू। अगर Ka वैल्यू कंपेयर करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, pKa कह रहा होगा तो एसिडिक का उल्टा करना है। ठीक है, pKa कह रहा है तो एसिडिक का उल्टा करना होगा। अब आ जाते हैं यहां पे कि ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैं सिमिलर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लिख देता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट, और एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आएगा ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट आपके हैं। उसके बाद दैट्स डन, मतलब उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद हो जाएगा खत्म। लेकिन एक -H की प्रॉपर्टी बची हुई है, -H वाला मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन में -H खत्म होता है। आइए, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो कार्बोकेटाइन बना रहा हो। बेसिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में लिखेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मींस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मींस मोर बेसिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल, वहां पे कार्बन आयन बन रहा था और यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। वहां पे कार्बन आयन बन रहा था और यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है। Ka क्या है बेटा? ये Ka pKa आएगा आपके उसमें, हाँ, Ka pKa आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, सीधा अगर Ka लिखा हो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है, और pKa लिखा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। ये ऑर्डर पूछना होता है, और ये आ जाएगा आपके पास, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, आपने वहां पे K इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, है ना? इक्विलिब्रियम चैप्टर में K इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, राइट? अब K इक्विलिब्रियम के बाद यहां पे आइए, Ka, एसिडिक के लिए Ka लिख देते हैं, बेसिक के लिए Kb लिख देते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। चलो, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद आ जाओ दूसरा, बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करना है किसी में भी, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छी बात है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर आते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H एंड +I। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +H एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। उसके बाद आ जाएंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करना हो
तो जैसे वहां के ए है, ए फॉर एसिड, यहां बी फॉर बेस हो जाता है, और सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी हो जाता है। तो अगर आपको पी के ए पूछे तो एसिडिक का उल्टा, पी के बी पूछे तो बेसिक का उल्टा, के ए पूछे तो एसिडिक ऑर्डर, के बी पूछे तो बेसिक ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या रिमूव करें बेटा, इसमें H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें रिमूव कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट H प्लस, खत्म कहानी। या एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो आप। चलिए, तो जैसे अब देखो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब इसके जस्ट नीचे आप एक लाइन खींचो और यहां पे लिखो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, यहां पे लिखो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और लिखने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल प्लस H है, माइनस H नहीं है। इसीलिए बहुत शॉर्ट में बता देता हूं ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप लगा पाए। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, अगर आपके पास यहां पे देखो माइनस H का मतलब, पहले प्लस H का देखो, यहां पे CH2 माइनस है, यहां पे CH3 लग रहा है, तो ये प्लस H आपको फील हो रहा है कि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा H है, प्लस H दिखाएगा। ठीक है ना, इट शोज प्लस H। यहां पे बेटा आपके पास प्लस H दिखाएगा, एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, तो प्लस H दिखाता है। माइनस H के लिए बस एक इंस्टेंस आपको दिमाग में रखना है, केवल यही पूछा जाता है माइनस H में, अगर पूछा गया तो यहां पे देखो CCl3। अगर आपके पास CCl3 है तो क्या करता है, देखो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कर देता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के आगे नहीं जाएगा, यहां के बॉन्ड वापस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में आने लगते हैं। अभी तक क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता था, और CCl3 में क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर होता है, तो ये हाइपर कंजुगेशन रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन ऊपर डिस्प्लेस हो रहा था, यहां पे पाई बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, केवल एक ही है। तो आप यहां पे VTS टाइप का कुछ लिख लेंगे कि भाई अगर आपके पास CCl3 ग्रुप है, क्या है, CCl3 ग्रुप shows minus M, CCl3 minus H shows minus H इफेक्ट। बस, अगर CF3 बोले नहीं शो करता है, CF3 do not show minus H इफेक्ट। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ब्रेन बॉडी आत्मा सब में चला गया। चलिए, अब आगे आपके पास रिवर्स हाइपर कंजुगेशन यहां पे लग गया। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन मिला के कुछ क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, और जिसमें SIR SIP वगैरह आपको कराया जाएगा। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर लास्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो भी आपको कराया जाएगा। आज शायद हमने कम ही क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब तो कम ही हम करेंगे, कल हम करेंगे लास्ट इसको एंड। ठीक है, तो आधे घंटे आज हम पढ़ाई करेंगे, इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में फिनिश ही हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे आज ही फिनिश होना था बट हो नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक छूट जाएगा, तो उसके लिए फिर अलग से नहीं कर पाएंगे। चलो, तो हो क्या रहा है, अभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, पहले मैं अपना बता देता हूं, फिर आपसे सुन भी लेता हूं कमेंट्स में। देखो आपके पास ना 11th का ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, 11th ऑर्गेनिक के लिए आपके पास GOC हो गया। अब आपके पास बेटा इसमें आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, इसमें IUPAC हो रखा है और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रखा है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर आपके पास आते हैं 11th ऑर्गेनिक की अगर आप बात करते हो तो। अब इसमें से कई लोग होंगे जिनके ये हो रखे हैं, GOC हो रखा है, कई लोग होगा जिसका GOC IUPAC हो रखा है, कई लोग होगा जिसको तीनों हो रखा है। ठीक है, अब 11th ऑर्गेनिक के लिए केवल एक चैप्टर बचा है, और मैंने आपको बोला ना कि दिवाली से पहले 11th ऑर्गेनिक कंप्लीट होता है कोटा में, तो अपने पास भी दिवाली से पहले 11th ऑर्गेनिक कंप्लीट होगा। आइसोमेरिज्म चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप दिवाली कैसे भी करें। ठीक है, तो दिवाली से पहले आपका हो जाएगा, या दिवाली के 1-2 दिन बाद तक हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म ये हो जाना है, GOC हो जाना है। आइसोमेरिज्म आपको लगेगा 8 लेक्चर।
ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 11th ऑर्गेनिक लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, 8 लेक्चर, ठीक है। इसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा 12th पार्ट, तो उसी में हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा। वैसे एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन 11th में दिया है, बट पढ़ना चाहिए 12th में, तब समझ आएगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड चैप्टर, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपके पास अमाइन। ये बचते हैं 5 चैप्टर। तो अमाइन होता है बेटा आपके पास 4 लेक्चर का, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक होता है 5 लेक्चर का, अल्कोहल फिनॉल ईथर होता है 6 लेक्चर का, अल्काइल हैलाइड होता है 4 लेक्चर का, और हाइड्रोकार्बन होता है बेटा आपके पास 10 लेक्चर का। ठीक है, तो 10 और 10 20 और 10 30, तो टोटल 30 लेक्चर्स में आपका ऑर्गेनिक 12th फिनिश हो जाता है। बट मैं बोला 30, तो इसका मतलब आप मान के चलो 40 लेक्चर, तो लगभग 1.5 महीने में, अगले 1.5 महीने में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5-10 तारीख तक, दिसंबर 5 या 10 तारीख तक आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक में आपका मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक की बात कर लेता हूं मैं। इनऑर्गेनिक, ठीक है, मैं अपना प्लानर जो दिमाग में मेरे है कि भाई दिसंबर 5 या 10 तारीख तक तो आपका ऑर्गेनिक पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक नहीं हुआ है परिणाम वालों को, मैं बताता हूं, मुझे पता है मुझे। चलो अब यहां आओ भाई, इनऑर्गेनिक क्या है आपके पास कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये 2 चैप्टर हुआ है, कई लोगों का नहीं हुआ है, मुझे पता है। जिन लोगों का नहीं हुआ उसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया है। अब अपने पास बेटा सीधा ब्लॉक, सबसे पहले हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सक्लूसिव है। वैसे तो 3 लेक्चर लगना चाहिए, बट मैं कोशिश करूंगा 2 में करने की, बट हाँ 3 में इसको करा दूंगा, 3 हाइड्रोजन। अब आता है यहां पे बेटा आपके पास एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक लगेगा बेटा 18 लेक्चर, एस ब्लॉक लगेगा 4 लेक्चर, हाइड्रोजन लगेगा 3 लेक्चर, ठीक है ना। पी ब्लॉक बड़ा है, 18 लेक्चर लगेगा, सिंपल है। उसके बाद मैं उड़ाऊंगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास आएगा दिस विल कवर 50% ऑफ द इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो 18 4 22, मतलब ये हो जाएगा 1 महीने में एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और पी ब्लॉक होगा। तो जो दिसंबर चलेगा उसमें आपका ये हो रहा होगा। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, पता है मुझे, केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों का नहीं हुआ, दिसंबर चलेगा उसमें ये होने वाला है, ठीक है। अब बचेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन, जिसमें लगता है आपके 10 लेक्चर, जो बड़ा चैप्टर है। फिर आपके पास डीएनएफ आता है, जिसमें लगता है आपके पास 4 लेक्चर, ठीक है। और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने का, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे लेके चलूं, तो बेटा 2 महीने का आपका ये भी है टारगेट, मतलब 60 क्लासेस आपकी यहां लगेंगी, ठीक है ना। यहां पे 60 क्लासेस तो आपकी लगनी है इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में लिखना बहुत है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि सर बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं देख लिया हूं, देखोगे यहां पे कि ये मैं पहले प्लानर बता रहा हूं, फिर टेस्ट पे आऊंगा। अब आते हैं फिजिकल की। तो आप सब लोगों को होगा कि सर आपने बोला हुआ है शुरुआत में कि मैं फिजिकल कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो जो बोला हुआ है उस पर आदमी, मतलब मैं अभी भी अडिग हूं कि बोला हुआ है और करेंगे भी। तो भाई हम ना मोल सबसे पहले करेंगे। वैसे अर्नव सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, वी विल जस्ट एड ऑन टू इट, है ना। उन्होंने जो पढ़ाया है उसको एडिशन में हम आपको मोल भी पढ़ा देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद गैस, मतलब गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ में बेटा सॉलिड स्टेट और सरफेस। मेरा फिजिकल का ये रहता है कि पहले ये 5 चैप्टर करा के आपके स्कोर बढ़ाए जाए। ये 5 चैप्टर बहुत इजी हैं, न्यूमेरिकल लग जाते हैं, स्कोर आने लगते हैं आपके, ठीक है। फिर दूसरी तरफ चलते हैं कि सर ये तो हो गया, इसमें एक 12th का चैप्टर है, बाकी 11th का चैप्टर है। अब आते हैं दूसरी तरफ, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनामिक्स, मतलब इसमें थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री मान लो, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। उसी तरह जैसे फिर फिर अपन इधर ही काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
आयनिक हो गया, काइनेटिक्स हो गया, और हाँ आपके पास सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन इधर थर्मो हो गया, इधर आयनिक हो गया। और ये सारी जो चीजें हैं, मतलब मैं आपको एकदम, ये शायद सबके लिए सेम चलेगा। अब इसके लिए आप बताओ, मुझे पैरेलल क्लास लगाने की जरूरत है या कैसे करना है, ये बताओ कि हाउ वी शुड डू इट। ठीक है, हाँ भाई हाँ, फिजिकल डिटेल में ही कराएंगे, डिटेल में ही पढ़ाएंगे बिल्कुल, जैसे फर्स्ट टाइम कराते हैं वैसे ही। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, छूट गया वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो दिस इज पॉसिबल, कल रात में मैं यही प्लान कर रहा था कि दिस इज पॉसिबल इफ वी डू इट पैरेलल। ठीक है, इफ वी डू इट पैरेलल तो इसको हम वो कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो पैरेलल कर सकते हैं। या नाइट एक्स्ट्रा क्लास, वही वही एक्स्ट्रा क्लास, मोल विल टेक 6 lectures, chemical equilibrium will take 4 lectures, gases will take 4 lectures, solid will take 4 lectures, surface will take 3 lectures। मुझे एक महीने थोड़ा जान लगाना पड़ेगा, मेगा क्लास वगैरह नहीं, मेगा वेगा नहीं, मैं लगाऊंगा आपको पैरेलली लगाऊंगा, मेगा क्लास में लूंगा, जान ही नहीं बचेगी भाई। चलो अभी तो जो चल रहा है, बट दिवाली तक एक डिसीजन लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, पहले अपन आइसोमेरिज्म ये कंप्लीट करते हैं दिवाली तक। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत अमेजिंग है, और बहुत आसान भी है। तो आपके पास ये हो जाएगा। मेरा जैसे ही हाइड्रोकार्बन यहां पे खत्म हुआ तो फिर चैप्टर बहुत इजी इजी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस कि हाइड्रोकार्बन बस खत्म हो जाए, उसके बाद तो फिर ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। इसी तरह मैं इधर पी ब्लॉक खत्म करता हूं, फिर बाकी सब अपने आप निकल जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और वो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, ये सबसे लास्ट में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, चलो थैंक यू। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह देखो, कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको एक्सक्लूसिव कराना पड़ेगा। चलो खैर, अभी तक में मैंने बता दिया, अब आते हैं टेस्ट पे। तो जैसा कि आपको पहले बोला गया था टेस्ट में कि हर 15th डे पे आपका टेस्ट होगा, मतलब ऑल्टरनेट संडे। ठीक है ना, एक संडे छोड़ के अगले संडे आपका टेस्ट होगा। और वैसे ही बेटा आपको प्लानर शेयर किया जा चुका है, जो भी उस संडे से पहले पढ़ाया जाता है वो टेस्ट में आ जाता है। और धीरे धीरे बेटा आप इसको हम इंक्रीज भी करेंगे कि हर थोड़ा, चूंकि सिलेबस अब बढ़ रहा है तो हो सकता है कुछ सरप्राइज टेस्ट हो। और अगले 1-2 टेस्ट में, अगले 1 से 2 टेस्ट में आपकी सुपर 30 की बैचेस बन जाएंगे, 1 to 2 टेस्ट मोर। ठीक है, मतलब सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, आपके सुपर 30 या 50 वाले जो बैच हैं, सुपर 30 या सुपर 50 वाला जो बैच है वो बन जाएगा। ठीक है, तो 1-2 टेस्ट और है, अच्छे से पढ़ाई करो। मतलब जिसको भी हमें लगेगा कि यार ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, कुमुलेटिव रिजल्ट इसका ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि एक में 500-600 ले आया, दूसरे में 300 पे आ गया, वैसे लोग जो कि कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं उनसे हम सुपर 30 का मतलब गारंटीड सिलेक्शन। ठीक है, हम ही एक इकलौते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्टडी भारत एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गारंटीड सिलेक्शन की बात करता है। ठीक है, एंड हमारा सिलेक्शन रेशियो भी सबसे हाईएस्ट है इसी वजह से, क्योंकि हम भीड़ चाल में नहीं, हम कम लोगों में क्वालिटी चीजों की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीबॉडी। टेस्ट का ये हुआ है, सुपर 30 बैच बन जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। कल जीओसी फिनिश करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा आपको कुछ कहना है तो वो बता दो। राजेश कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री टफ, टेक प्रायोरिटी टफ कुछ नहीं होता बस। ठीक है, बताओ आप लोग कुछ कहना हो तो बता लो प्लीज। एक बार टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दीजिए बेटा। टेस्ट सीरीज वो यूनिवर्सल टेस्ट सीरीज है, जो इंडिया में कहीं भी कैसा भी पढ़ रहा है वो टेस्ट सीरीज में जाके अपना टेस्ट दे सकता है। ठीक है, टेस्ट में मार्क्स ठीक है, और ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। प्लानर नहीं मिला है तो वो मैं आपके टेस्ट सीरीज, आपके जो स्टडी गार्जियन है आप उनसे बोलिए, प्लानर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स एज कम्युनिकेटेड वेडनेसडे के शाम तक आ जाता है, तो शाम तक आ जाएगा। जो सुपर 30 में नहीं होगा,
सुपर 30 में आने की कोशिश करेगा। उसको क्या करना है, उसको सुपर 30 में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो सर सुपर 30 वाले को ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सुपर 30 में आपको और ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा मेहनत और ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीबॉडी। और कुछ आपको हो तो आप बता दीजिएगा। टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, बेटा टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। अगर टेस्ट में कोई डाउट है तो आपके पास पूरे डाउट फैकल्टीज हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए। ठीक है, सुपर 30 छोड़ के और का क्या होगा, और का पढ़ाई होगा, और को सुपर 30 में डाला जाएगा, और को वापस करके सुपर 30 में डाला जाएगा। और बताइए, सुपर 30 के लिए लेक्चर्स अलग होंगे? नहीं, लेक्चर्स सेम होंगे, उनका मटेरियल, उनका और ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व कराया जाएगा, उनसे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। कितने मार्क्स रिक्वायर है? 600 से ऊपर मार्क्स लेके आइए और आप अपना बेस्ट दीजिए, हम सुपर 30 में ले लेंगे। टेस्ट में मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स वेडनेसडे को शो होते हैं हर जगह, यहां ही नहीं, ये हर जगह। ठीक है।